हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच। जो टॉपिक है आज का, भारत की मिट्टियाँ, यानी भारत में मिट्टियाँ कितने प्रकार की पाई जाती हैं और किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत की मात्रा में पाई जाती हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। भारत जैसे बृहद देश में उच्चावच और जलवायु संबंधी दशाओं में विविधताओं के कारण मिट्टियों में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है या भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक लक्षण है, क्योंकि भारत जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर विश्व में आता है। तो भारत का जो उच्चावच है, जलवायु संबंधी जो दशाएं हैं, उनमें काफ़ी वैराइटीज़ देखने को मिलती है या विविधताएं देखने को मिलती हैं। इसी के कारण भारत में मिट्टियों को प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर बांटा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, जिसे हम ICAR के नाम से जानते हैं, भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार से किया है। तो ये फैक्ट याद रखना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों का विभाजन कितने आधारों पर किया है, कितने प्रकार किया है, तो 8 प्रकारों में किया है। ये निम्न है। तो पहली फ्रेंड्स है जलोढ़। क्या है? जलोढ़। यह मिट्टी भारत के या भारत देश के 40% भागों में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, फैली है। 40%। तो जलोढ़ जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा हमें लग रहा है 40%, यानी 40% जो है भूमि कवर करती है। इसमें रेत, गाद, मृत्तिका, क्ले के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। तटीय मैदानों व डेल्टाई प्रदेशों में यह प्रचुरता से मिलती है। ये कहाँ पाई जाती है मिट्टी? तो ये तटीय मैदानों में। कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो तटीय मैदानों में और डेल्टाई प्रदेशों में यह मृदा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसमें ये पूछा जाए अगर किनसे मिलके बनी होती है, तो रेत, सैंड यानी बालू, गाद और मृत्तिका और क्ले, इनसे बनी होती है, वो भी भिन्न भिन्न अनुपात में। गिरिपाद मैदानों में भी इसकी बहुतता होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे बांगर और खादर मिट्टी में डिवाइड किया जाता है। बांगर और खादर मिट्टी में डिवाइड किया जाता है। यह प्राचीन जलोढ़क को बांगर कहते हैं। जो प्राचीन मिट्टी होती है पुरानी, उसे बांगर कहते हैं, जिसमें कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसका रंग लाल भूरा होता है। इसे हम बांगर मृदा कहते हैं। तो फ्रेंड्स को एक बार रिपीट कर लीजिए कि बांगर मृदा क्या है। तो बांगर मृदा जो होती है फ्रेंड्स, वो जलोढ़ मिट्टी का पुराना रूप होता है, यानी प्राचीन जो जलोढ़ होती है उसी को हम लोग बांगर कहते हैं। और इसमें कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट के अवयव पाए जाएंगे और इसका रंग जो होगा वो लाल, काला और भूरा रंग का होगा। अब अगर बात करें हम खादर मृदा की, किसकी? खादर मृदा की। जो खादर मृदा है फ्रेंड्स, खादर मिट्टी से यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। नवीन जलोढ़क, जिसे खादर भी कहा जाता है, हर साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। तो बाढ़ द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खादर। और जो पुरानी मिट्टी होती है, प्राचीन जलोढ़, उसे हम बांगर कहते हैं। बांगर की अपेक्षा यह अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टियों में क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों में धनी होती हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये फैक्ट्स यहाँ से ध्यान रखने का। एक बार रिपीट कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। जो जलोढ़ मिट्टी है, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है 40% भाग पर पाया जाता है। और इसमें जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है जलोढ़। और रेत, गाद और मृत्तिका, क्ले, इनके भिन्न भिन्न अनुपातों के द्वारा इसका निर्माण होता है। और पाई कहाँ जाती है? तो तटीय मैदानी इलाकों
और डेल्टाई प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहाँ तक कि गिरिपात जो मैदान होते हैं वहाँ पर बहुत मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करें हम इसकी मृदा की जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, यानी कि एक खादर होती है, एक बांगर होती है। सर बांगर जो मिट्टी होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। खादर जो होती है बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है और इसमें जो है इस मिट्टी में यानी कि एलोवेल सॉइल जो होती है पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, कार्बनिक तत्वों की इसमें बहुलता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं काली मृदा। ब्लैक सॉइल जिसको हम काली मृदा के नाम से जानते हैं, इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग जो होता है फ्रेंड्स काला होता है और यह कपास की खेती हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। इसके निर्माण में चट्टानों की प्रकृति के साथ साथ जलवायु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्युमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला हो जाता है। यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसी के चलते इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कह देते हैं। स्वतः जुताई वाली मृदा भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं तो अपने आप लगता है खेत जैसे मिट्टी ना जोती गई है, इसीलिए स्वतः जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इस मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बेहतर होती है, इसीलिए शुष्क कृषि के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। किसके लिए फ्रेंड्स? शुष्क के लिए। पेज बढ़ा लेते हैं ऊपर। हाँ, तो ये जो है मैग्नेटाइट, इसमें बताया लोहा, ह्यूमस की आदि की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है और जबकि यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। और इस मिट्टी में जो है कृषि, इस मिट्टी में क्या है सर? इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता बेहतर होती है, इसीलिए शुष्क कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें फसलें कौन सी उगाई जाती हैं? तो कपास है, मोटे अनाज है, तिलहन है, सूर्यमुखी है, अंडी है और सब्जियां, खट्टे फल की कृषि होती है। इस मिट्टी में लोहा, इस मिट्टी में अगर बात करें हम अगर हम लोहा, चूना, पोटास, एल्युमिनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लाल मृदा। ये लगभग 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाली दशाओं में यह प्राचीन क्रिस्टली शैलों के अपक्षय अपरदन से निर्मित हुई है। तो ये भी देखो अपक्षय और अपरदन से निर्मित हुई है, जबकि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। गहरे निम्न भूभागों में दोमट प्रकार की है, जबकि उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान मिलता है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी होती है तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। लाल मृदा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और ऊंची भूमि पर यह बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, रेड यानी कि सॉइल। जबकि निम्न भूमियों पर इनमें से अगर देखा जाए, इनमें से बात करें अगर हम चावल की, रागी, तंबाकू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवण की पर्याप्तता होती है, परंतु फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक तत्व और जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन आदि की कमी पाई जाती है। तो इसमें कुछ पॉइंट खास करके फ्रेंड्स याद रखिएगा। जो रेड सॉइल होती है ये 5 लाख यानी 5 पॉइंट लगभग 18 या 20 कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर फैली हुई है और इसका निर्माण जो है प्राचीन क्रिस्टली शैलों और अपक्षय अपरदन से हुई है। ये ध्यान रखना है आपको।
यह मिट्टी जो होती है अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है और इसमें सिंचाई की आवश्यकता भी कम होती है। ऊंची भूमि वाली जो ज़मीन है वहाँ पर मूंगफली, आलू की खेती, इन सब की खेती की जा सकती है। और इसमें अगर बात करें जाए किसकी कमी पाई जाती है तो इसमें फास्फोरस, अम्ल, कार्बनिक तत्व और जैविक पदार्थ, चूना, नाइट्रोजन आदि की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा। क्या है? लेटेराइट मृदा है। आइए देखते हैं लेटेराइट मृदा में क्या है। लेटेराइट यह मृदा जो है 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के निश्चालन लीचिंग, निश्चालन को बोलते हैं लीचिंग, से इसकी उत्पत्ति हुई है। सिलिका के टूटने से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। यह सामान्यतया झाड़ और चारागाह का क्षेत्र है, परंतु उर्वरक डालने पर चावल, रागी, काजू आदि की उपज संभव है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है। ये ध्यान रखना है लेटेराइट मृदा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ये रहा नेक्स्ट स्लाइड और इसमें देखते हैं जंगली और पर्वतीय मृदा। यह मृदा जो है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। जलवायु एवं पारिस्थितिकी के अनुसार इन मिट्टियों की प्रकृति में भिन्नता मिलती है। यह निर्माणाधीन मिट्टी है। ह्यूमस की अधिकता के कारण यह अम्लीय गुण रखती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। इस मिट्टी में कृषि हेतु उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें ह्यूमस अधिक होता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले तथा उष्णकटिबंधीय फलों की खेती की जाती है। बात करेंगे कर्नाटक में, खास करके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में यह मृदा पाई जाती है। मिश्रित फसल गेहूं, मक्का, जौ की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। जंगली मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। आइए यहाँ पर परसेंटेज देख लेते हैं। पर्वतीय मिट्टी जलोढ़ मृदा और लाल मिट्टी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल और मरुस्थली डेजर्ट सॉइल, ये दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा देखो कितनी है भारत में? सबसे ज़्यादा मृदा अगर देखी बात की जाए तो वो है 43% लगभग है जलोढ़ मृदा है, फिर लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है। इस तरीके से आप इस परसेंटेज को याद रखिएगा, कभी भी कूट की तरीके से आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। शुष्क और जो मरुस्थली मृदा है वो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका विस्तार जो होता है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है और यह बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु राजस्थान के गंगानगर जिले में जहाँ की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, इस मृदा में या मिट्टी में गेहूं, कपास का उत्पादन हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं सुविधा। तो बताया गया था इसमें सिंचाई की जहाँ सुविधा उपलब्ध है, इस मिट्टी में गेहूं, कपास का उत्पादन होता है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवण तथा फास्फोरस की अधिकता होती है, जबकि कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की कमी होती है। ये ध्यान रखिएगा। लवणी और जो क्षारी मृदा है, यह मृदा जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में 1.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। ये सोडियम, मैग्नीशियम आदि की अधिकता के कारण यहाँ मिट्टी लवणी तथा कैल्शियम फास्फोरस की अधिकता के कारण क्षारीय हो गई है, अतः ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणी मृदा, क्षारीय मृदा।
क्यों नहीं है? क्योंकि कहा गया विशेषकर नहरी सिंचाई के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्रों के अंतर्गत जो है इसको शामिल किया गया। तो लवड़ी जो क्षारीय मृदा है उसमें यही बताया गया है, इसमें अधिकता के कारण किसकी? कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण ये क्षारीय हो गई है। अतः ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेषकर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में कोशिका क्रिया जो कैपिलरीज ट्रांसफेरेंस होता है, फेरेंस के कारण ये ऊपरी सतह पर सीमित होती हैं और इस प्रकार से कृषि के लिए हानिकारक व अनुपजाऊ होती हैं। इनका स्थानीय नाम जो होता है रेह, कलर और राकर और ऊसर और कार्ल चौपेन आदि नामों से जाना जाता है। इन मिट्टियों को चूना तथा जिप्सम मिलाकर सिंचित कर तथा चावल, गन्ना जैसे लवण विरोधी फसलों को यानी कि लगाकर सुधारा जा सकता है। उस स्थिति में इसमें चावल, गन्ना और कपास, गेहूं, तंबाकू की उपज होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गीली और दलदली, जिसको मार्सली सॉइल भी कहते हैं। तो गीली जो मार्सली जो सॉइल है उसके बारे में देखते हैं। तो जो गीली या दलदली मृदा होती है इसका निर्माण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मुख्यतः तटीय प्रदेशों तथा जल भराव वाले जल जमाव के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें घुलनशील लवणों की पर्याप्तता जो होती है, परंतु इसमें ज़्यादा कौन होंगे? तो घुलनशील लवण होंगे, परंतु फास्फोरस, पोटास की इसमें कमी रहती है। गीली मिट्टी प्रायः धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दलदली मिट्टी का निर्माण जल भराव या जल जमाव के क्षेत्रों में वात निरपेक्ष दशा में मिट्टियों में लौह तत्व की उपस्थिति बड़ी मात्रा में वनस्पतियों के कारण होती है। यह मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। गीली और दलदली मृदा। मिट्टी की उर्वरकता में कमी के कारण क्या है? क्या कारण है कि मिट्टी की उर्वरकता जो है कम हो जाती है? तो पहला कारण जो है फ्रेंड्स वो है पोषक तत्वों का ह्रास। मिट्टी की उर्वरकता में कमी का कारण पहला क्या है? पोषक तत्वों का ह्रास, यानी फसल हटाने के क्रम में निष्क्षालन जो होता है भारी वर्षा के कारण हो जाता है। अपर्दन जो होता है वो उर्वरकता मिट्टी की सतह पर ह्रास होता है। और कृषि भूमि का अति उपयोग, दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, ये सब कुछ महत्वपूर्ण हैं कमियां जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम कर देती हैं। तो दोषपूर्ण कृषि प्रबंधन, कृषि भूमि का अति उपयोग, मृदा अपर्दन जो है इसमें उर्वरकता मिट्टी की सतह का ह्रास होता है। उर्वरकता में कमी के लिए इन कारणों पर नियंत्रण के आवश्यक है। एक के साथ साथ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई फसलों में आवश्यकता अनुसार खाद डालना आवश्यक है। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतया नाइट्रोजन, फास्फोरस, एनपीके की कमी होती है। एनपीके की कमी होती है। कार्बनिक खादों और उर्वरक को डालकर इस कमी को पूरा किया जाता है। चक्रीय कृषि, मिश्रित कृषि आदि से मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मृदा अपर्दन। क्या है? मृदा अपर्दन। इसके परिणाम क्या हैं? क्यों मृदा अपर्दन होता है? तो नदियों में बाढ़ आना मृदा अपर्दन का परिणाम है। उपमृदा का जलस्तर का नीचे जाना, उर्वरकता में कमी, जल धाराओं में गाद का जमा होना और निर्मित बांधों पर घटती आयु, ये सब है मृदा अपर्दन के परिणाम। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय। कैसे मृदा को हम संरक्षित कर सकें? तो संरक्षण के जो उपाय हैं फ्रेंड्स, पहला है परती जमीन पर वनस्पतिक आवरण घास लगा देना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर पेड़ लगाना चाहिए और रेखी जुताई यानी पट्टीदार जो कृषि होती है, रेखी जुताई, सीधी रेखा में जुताई जो होती है वो करनी चाहिए। इससे जो है मृदा का जो है संरक्षण किया जा सकता है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके खेती करना, ये भी संरक्षण का उपाय है। तेज ढालों पर अवरोधी बांधों का निर्माण करना, पेड़ों को लगाकर वायुरोधक
का निर्माण करना। नेक्स्ट है चारागाहों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाना। समय समय पर भूमि को परती छोड़ना ताकि मृदा की उर्वरकता बनी रहे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण। बात है 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड जो है केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया 1953 में, और इसका कार्यक्रम का संचालन करना था। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परिरेखीय बांधों का निर्माण किया गया, सीढ़ीदार खेतों का निर्माण, जमीन का समतलीकरण करना, वनारोपण, घास के मैदानों का विकास करना, अन्य जैव वैज्ञानिक कार्य सम्मिलित थे। मृदा की समस्याओं के अनुसंधान तथा प्रदर्शन के लिए 8 क्षेत्रीय केंद्रों का गठन किया गया। मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर में जो है एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी, इसकी स्थापना की गई। ये मरुस्थल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए चार्ट मॉडल बनवाते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी नाम है इसका। कहाँ है फ्रेंड्स, राजस्थान के जोधपुर में इसका मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स 1 मिनट में हम इसको जो है रिपीट कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। तो भारत में मिट्टियों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है, तो ये उच्चावच के आधार पर 8 भागों में इसको बांटा गया है, जो कि आपने इसमें अध्ययन किया है, तो उस फैक्ट को आप याद रखना है। सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा जो है 43% भाग पर पाई जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो रेड सॉइल यानी कि लाल मृदा, और फिर उसके बाद काली मृदा पाई जाती है। तो इनका क्रम याद रखिएगा, जलोढ़, एलोवियल सॉइल, रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल पाई जाती है। 43%, 18% और 15, इनका क्रम याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगर बात करें हम काली मृदा, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन होती है, तो जलोढ़ मृदा होती है। और काली मृदा जो होती है फ्रेंड्स, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, कपास की खेती के लिए। और इसमें जो है नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी सूखने के बाद इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको सुतह जो है जुताई वाली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ हमने जाने इसमें मिट्टी की उर्वरता में कमी आने के कारण क्या है फ्रेंड्स, तो हमने कहा ना, पोषक तत्वों का अगर ह्रास हो जाएगा फसल हटाने के क्रम में, निस्छालन भारी मात्रा यानी कि भारी वर्षा के कारण हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है तो उर्वरकता क्या होती है, कम हो जाती, बह जाती है, उसका निस्छालन हो जाता है और कटकर बह जाती है। अपर्दन जैसे है यानी कि उर्वरकता मिट्टी की सतह का ह्रास है, ऊपरी परत जो होती है उसका पर्दन हो जाता है, इससे भी मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। ये फैक्ट्स कुछ हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और बात करें अगर उपाय के, तो सबसे अच्छा उपाय यही है, रेखीय जुताई, पट्टीदार कृषि करिए, तेज ढाल वाले अवरोधी बांध का निर्माण करिए, पेड़ों को लगाकर वायु रोधक का निर्माण करिए, चारागाहों के अत्यधिक दोहन पर रोक लगाइए, और समय समय पर भूमि को परती छोड़ दें ताकि मृदा की उर्वरकता बनी रहे। ये फ्रेंड्स रही आज की वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा अगर कोई त्रुटि हो गई हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और ये फैक्ट फ्रेंड्स याद रखिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो काजरी है, ये जोधपुर में है, राजस्थान में। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।